उजान के कैसे हैं आप सब। उम्मीद है आप सब अच्छे होंगे। मैं दीपशिखा सिंह उजान का एकेडमी के स्टूडेंट हूँ। आज मैं आपसे बात करूँगी इन्फ्लेशन के बारे में, अर्थात महंगाई के बारे में कि ये कॉन्सेप्ट क्या है और इसके सारे टाइप्स, कारण और इस पे जो है चुनौतियाँ क्या हैं, क्या जो है दिक्कतें हैं, इसमें समाधान क्या कर सकते हैं, गवर्नमेंट क्या जो है समाधान स्टेप्स ले सकती है, आरबीआई क्या स्टेप्स ले सकती है। इन सारे जो है कॉन्सेप्ट पर चर्चा करेंगे और इनके टाइप्स पर भी बात करेंगे कि अलग अलग टाइप्स कैसे कैसे हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं कि इन्फ्लेशन होता क्या है। तो यदि सरल शब्दों में कहें तो लॉट्स ऑफ मनी चेजिंग फ्यू गुड्स, अर्थात ढेर सारी मुद्रा जब कम वस्तुओं का पीछा करती है तो उसे मुद्रास्फीति कहते हैं। इसे और भी समझ सकते हैं कि जब जो है वस्तुओं के मूल्य में परिवर्तन हो जाए, बढ़ जाए वो, तो वहाँ पे मुद्रास्फीति जन्म लेती है। लेकिन यदि बात करें सही से तो 2 से 6% तक की जो स्फीति होती है, मुद्रास्फीति, वो जो है सकारात्मक प्रभाव का काम करती है। वो स्फूर्ति पैदा करती है क्योंकि डिमांड एंड सप्लाई में जो है थोड़ा सा गैप हमेशा जो है प्रोडक्शन करने वालों के लिए, निवेश करने वालों के लिए, व्यापारियों के लिए उत्साह भरता है। क्योंकि वो जब तक उन्हें लाभ नहीं मिलेगा, वो थोड़ा बहुत मार्जिन नहीं मिलेगा, वो काम नहीं करेंगे। वो क्यों जो है बाज़ार के लिए उत्पादन करेंगे। तो ये जो थोड़ा सा गैप है डिमांड एंड सप्लाई में, ये जो है उनके लिए सकारात्मक प्रभाव, उनको जो है प्रोत्साहन देता है कि वो उत्पादन ज़्यादा से ज़्यादा करें। वो उत्पादन ज़्यादा से ज़्यादा करेंगे तभी हम जो है डिमांड एंड सप्लाई को मैच करा पाएंगे। तो जो है ये गवर्नमेंट जो मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी है और गवर्नमेंट जो आरबीआई और गवर्नमेंट, ये दोनों की जो मीटिंग है इसमें होती है, ये दोनों ने मिलकर इसको जो डिसाइड किया है कि हम इन्फ्लेशन को 2 से 6% के बीच में जो है टारगेट करेंगे, इसको जो है कंट्रोल करके रखेंगे। यदि इससे कम होता है तो भी जो है वो जो है मार्केट के लिए जो है हतोत्साहित करता है उसको जो है, और यदि इससे ज़्यादा हो जाता है तो वो कंज्यूमर के लिए बहुत ज़्यादा जो है दिक्कतें पैदा करता है। तो यदि 2 से 6% तक की जो महंगाई होती है उसको हम कहते हैं रेंगती हुई महंगाई। रेंगती हुई महंगाई जो है मार्केट के लिए बहुत अच्छी होती है। यदि 6% से ज़्यादा हो जाती है, 8% तक, तो उसको कहते हैं दौड़ती हुई महंगाई। ये जो है थोड़ा सा ख़तरनाक हो जाती है। ये मांग जो है डिमांड कर, क्योंकि जैसे जैसे मूल्य जो है किसी वस्तु के बढ़ने लगते हैं तो मार्केट में लोग मांग कम करने लगते हैं। कुछ ही लोग होते हैं जो उनको ख़रीद पाते हैं, सभी के पास उनके ख़रीदने की क्षमता नहीं होती है। और यदि उससे भी ऊपर चली जाए तो उसको कहते हैं उछलती कूदती महंगाई। ये जो है समाज के लिए, जो मार्केट के लिए सबसे ज़्यादा खतरनाक है। और ये जो है मंदी को जो है जन्म दे सकता है, क्योंकि जैसे जैसे जो है महंगाई बढ़ेगी वैसे वैसे लोग सामान खरीदना कम कर देंगे, लोग पैसे की बचत करने लगेंगे, वही वस्तु खरीदेंगे जिन चीज़ों की उनको बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। तो ऐसे में जो है वो जो प्रोडक्शन करने वाले हैं वो तो पूरी तरह से हतोत्साहित हो जाएंगे, क्योंकि उनका सामान तो सेल होगा नहीं, तो वो भी प्रोडक्शन कम कर देंगे। फिर धीरे धीरे इकोनॉमी की ग्रोथ जो है एकदम स्लो हो जाएगी और वो मंदी की तरफ बढ़ चलेगा। तो इस तरह की महंगाई जो है सबसे ज़्यादा जो है दिक्कत करती है। और वर्तमान में यदि देखें तो फूड एंड क्रूड ऑयल की वजह से, जो खाद्य वस्तुएं हैं और उनकी क्रूड ऑयल की वजह से महंगाई जो है 13 से 14% इन दोनों वस्तुओं की वजह से बढ़ चुकी है, जिनको जो है करने का प्रयास किया जा रहा है। अब हम बात करेंगे कि महंगाई जो है किस टाइप, कितने कितने प्रकार की होती है। सबसे पहले बात करेंगे डिसइन्फ्लेशन क्या होता है। डिसइन्फ्लेशन का मतलब होता है अवस्फीति। जब महंगाई बढ़े ना, महंगाई घटने लगे, मतलब कि जो है जो उत्साह का फैक्टर था वो कम होने लगे, प्राइसेस कम होने लगे, लेकिन वो ग्रोथ माइनस में ना जाए। यानी कि हम 2 से जो 6% की बात कर रहे थे उसमें 2 से नीचे चला जाए, जो वस्तुओं के मूल्य हैं वो धीरे धीरे बढ़ें लेकिन तेज़ी से ना बढ़ें, तो उसको कहते हैं डिसइन्फ्लेशन, यानी अवस्फीति। जहाँ पे जो इकोनॉमी की ग्रोथ होती है वो जो मुद्रास्फीति की ग्रोथ होती है वो माइनस में नहीं जाती है, नेगेटिव में नहीं जाएगी, तो इसको कहते हैं अवस्फीति। अवस्फीति भी थोड़ा सा खतरनाक होती है। ये भी जो है जब मांग ज़्यादा बढ़ जाए लेकिन सप्लायर जो है सप्लाई साइड से ना होने पाए तो भी दिक्कत होती है। तो यहाँ पे इन्फ्लेशन जो है थोड़ा सा कम हो जाता है, तो ये भी हतोत्साहित करता है।
तो इसके लिए हम जो है जीडीपी डिफ्लेटर कॉन्सेप्ट भी यूज करते हैं। इसको भी मैं आगे बताऊंगी आपको कि अपस्फीति के क्या क्या कारण हो सकते हैं। हो सकता है कि मार्केट में जो है मुद्रा की आपूर्ति कम हो, मनी सप्लाई ही कम हो, जो है रोज़गार की स्थिति हो, या फिर इंफ्रास्ट्रक्चर जो है क्रिएट ना किया जा रहा हो, सही से जो है लेबर पार्टिसिपेशन ना हो रहा हो, अर्थव्यवस्था की ग्रोथ धीमी हो। तो ये जो सारे कारण, जब लोगों के हाथ में पैसा ही नहीं रहेगा तो वो खरीदेंगे क्या? जब मांग कम हो जाएगी तो जो है मुद्रास्फीति की दर में गिरावट होने लगेगी। तो ये नकारात्मक जो है प्रभाव डालता है सप्लायर्स के ऊपर। तो इसको कहते हैं अपस्फीति। अब बात करेंगे स्टैगफ्लेशन क्या होता है। स्टैगफ्लेशन को कहते हैं मुद्रास्फीति जनित मंदी। मुद्रा यानी कि मुद्रास्फीति के कारण जो है मंदी आ गई। इसमें क्या होता है, ये बहुत अजीबोगरीब स्थिति होती है इकोनॉमी के लिए। इसमें बेरोजगारी भी बढ़ती रहती है और महंगाई भी बढ़ती रहती है। बेरोजगारी इसलिए बढ़ती रहती है क्योंकि जो है जैसे मंदी हो गई, जैसे अभी हाल के समय में देखिए कोविड के कारण लॉकडाउन हुआ तो बहुत सारे लोग अपने अपने घरों की ओर चल दिए, बहुत सारे लोगों का रोजगार चला गया। तो ऐसे में वो बेरोजगारी जो है अपने स्तर पे ऊपर की ओर जा रही थी, और साथ साथ जो है प्रोडक्शन लेवल भी बंद था क्योंकि सब लॉकडाउन था, सब कुछ बंद था। तो ऐसे महंगाई भी बढ़ रही थी। तो ये जो है बहुत जो है खतरनाक स्थिति होती है किसी भी इकोनॉमी के लिए, जहाँ पे मुद्रास्फीति और बेरोजगारी का मिश्रण हो जाता है, और यहाँ पे निवेश भी रुक जाता है, इकोनॉमिक ग्रोथ भी रुक जाती है, लोगों के पास जो है एम्प्लॉयमेंट भी जो है चला जाता है। तो ऐसे में क्या होता है कि मुद्रास्फीति अपने जो है उच्च स्थिति में जाने का डर रहता है कि मुद्रास्फीति और ऊपर ना चली जाए, और इकोनॉमी अपने ग्रोथ में, जो इकोनॉमी की जो ग्रोथ होती है वो मंदी में चली जाए, इकोनॉमिक जो है ह्रास होने लगता है, और बेरोजगारी बहुत जो है उच्च स्तर पे पहुंचने लगती है। ऐसे में जो है गवर्नमेंट की जो पॉलिसीज़ है वो भी काम नहीं आती। क्यों? क्योंकि यदि गवर्नमेंट जो है जो केंद्रीय प्रणाली के तहत यदि मार्केट में पैसा डालना चाहे तो मुद्रास्फीति, क्योंकि मनी सप्लाई जो है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इन्फ्लेशन होता है, क्योंकि जैसे जैसे मार्केट में मुद्रा बढ़ती जाती है और डिमांड सप्लाई से यदि काम नहीं होता तो जो है इन्फ्लेशन और बढ़ जाता है। तो ऐसे में यदि डिमांड तो हो, सप्लाई तो हो नहीं रही, सब कुछ बंद है, ऐसे में यदि गवर्नमेंट जो है मांग जो है पैदा करने के लिए लोग मांग करें, लोग मार्केट से खरीदें, पैसा डालती हैं, तो जो है ऐसे में जो है और ज़्यादा बढ़ने का डर रहता है मुद्रास्फीति को। यदि मार्केट से पैसा जो है खींचने का काम यदि आरबीआई करती है, तो यदि मार्केट से पैसा खींच लिया जाता है तो और जो है इसमें भी जो है लॉस होता है। तो ये दोनों जो दिक्कतें हैं, इसमें जो है गवर्नमेंट जो है इंफ्रा क्रिएट करना, ये सारी चीज़ करती है, ये दोनों काम नहीं करते। तो इसमें जो है जो मानक नीतिगत हस्तक्षेप है वो कारगर नहीं हो पाते। क्यों? क्योंकि जो है शुरुआत से ही पॉलिसी पैरालिसिस पे जो है हो गया, बॉटलनेक बहुत ढेर सारे थे, गवर्नमेंट सही टाइम पे यदि निर्णय नहीं ले पाती तो ये सारी स्टैगफ्लेशन की स्थिति जो है हो सकती है। जैसे कि 1970 में अमेरिकी अर्थव्यवस्था में स्टैगफ्लेशन में चली गई थी। क्यों? क्योंकि वैश्विक तेल के दाम जो है बहुत तेज़ी से ऊपर चले गए थे। तो उसी तरह यदि देखें 2018 और 2020 में भी बेरोजगारी जो है बहुत तेज़ी से बढ़ी, कोविड-19 जो है लॉकडाउन की वजह से तेल के दाम इंक्रीज़ हुए। तो ऐसे में जो है महंगाई प्लस बेरोजगारी दोनों जो है मिक्स जो है हमको देखने को मिली। इसी प्रकार से यदि बात करें कि रिफ्लेशन क्या होता है, रिफ्लेशन यानी कि अवसाद के बाद, यानी जो है मंदी थी वो अवसाद में चली गई थी जो है इकोनॉमी, उसके बाद जो सुधार की स्थिति आती है, यानी धीरे धीरे जो है सुधरने की स्थिति में आती है, वापस आने लगती है, तो उसको जो है रिफ्लेशन कहते हैं। ये पॉजिटिव संकेत देता है कि अब धीरे धीरे मांग जो है पैदा हो रही है मार्केट में, अब सप्लायर उत्साहित होंगे, वो निवेश भी करेंगे, निवेश करेंगे तो उत्पादन होगा तो रोज़गार बढ़ेगा तो लोगों की आय बढ़ेगी, क्योंकि रोज़गार ही आय के वितरण का साधन है। जैसे कि यूएस और जो है यूरोपियन देशों ने 2007 से 2009 के महान मंदी के बाद जो है विकास में पुनर्जीवन लाया, तो वहाँ पे जो है रिफ्लेशन की स्थिति हम कहेंगे। इसी प्रकार से यदि ओपन इन्फ्लेशन की बात करें, खुली महंगाई, तो खुली महंगाई में हम क्या करते हैं, पहली वस्तुएं और जो सेवाएं जो सुनिश्चित करना होता है सरकार को, जो ये प्राथमिक जिम्मेदारी होती है कि लोगों के पास ये उपलब्ध रहे। तो इन्हें क्या होता है कि सरकार सस्ता बनाने का प्रयास करती है। यदि इनमें महंगाई आ जाए तो क्योंकि गवर्नमेंट इन्हें दबा नहीं पाती, तो ये खुली महंगाई के रूप में होते हैं। ये जो है सब्सिडी के साथ संलग्न होते हैं।
तो ऐसे में जो है जो मौद्रिक नीति होती है वो हमेशा खुली महंगाई के साथ जाती है, क्योंकि जो है उन्हें जो है सुनिश्चित करना होता है कि जो वस्तुएं और सेवाएं हैं वो वहनीय स्थिति में रहें। सप्रेस्ड इन्फ्लेशन की बात करें, यानी दबी हुई महंगाई वो इसे कहते हैं जब गवर्नमेंट जो है अपने उद्देश्य को पाने के लिए, जैसे जहाँ हम देख सकते हैं चुनाव टाइम में क्या होता है कि हमारे जो है तेल के दाम बढ़ रहे थे, क्रूड ऑयल के, लेकिन उसको दबा के रखा गया था कि जब तक जो है चुनाव खत्म नहीं हो जाते जो है लोगों को वही पुराना जो है प्राइस पे जो है दिया जाए। जबकि अंतर्राष्ट्रीय मार्केट में जो है क्रूड ऑयल के दाम बहुत तेज़ी से शॉर्ट अप चले गए थे, क्योंकि ओपेक ने लॉकडाउन में जो है मांग कम हो गई थी, ओपेक ने जो है प्रोडक्शन कम कर दिया क्योंकि उन्हें लॉस हो रहा था, तो उन्होंने जो है मांग कम कर दिया। लेकिन जैसे ही लॉकडाउन खुला उसके बाद जो है मांग बढ़ने लगी, लेकिन उन्होंने जो है प्रोडक्शन को नहीं तेज़ ना करने की वजह से जो है अंतर्राष्ट्रीय मार्केट में जो है प्राइस जो है ऊपर चले गए। उसी प्रकार से जो है गवर्नमेंट जो है फूड वगैरह के जो है प्राइसेस को कभी दबा लेती है, लेकिन ये जो है टेम्परेरी होता है, ये परमानेंट सॉल्यूशन तो होता नहीं है। जब जो है जैसे सरकार बदलती है, जैसे किसी गवर्नमेंट ने ये स्टेप लिया था, दूसरी सरकार आती है तो तुरंत अपना स्टेप चेंज कर देते, तुरंत दूसरी नई पॉलिसी ले आती है, तो ऐसे में ये फिर सामने आ जाता है। तो राजकोषीय नीति के बदलने पर ये फिर से ऊपर आ जाती है, सब्सिडी वगैरह घटा लेती है दूसरी गवर्नमेंट या इस तरह का कुछ भी, तो ये जो है टेम्परेरी होता है। इसी प्रकार से बात करें हेडलाइन जो है इन्फ्लेशन क्या होता है। हेडलाइन इन्फ्लेशन जो है ओवरऑल जो है इन्फ्लेशन को बताता है, यह वास्तविकता को बताता है कि वास्तविक में महंगाई है कितनी। यह जो है खुदरा स्तर, थोक स्तर, संपूर्ण मतलब सभी स्तर पे महंगाई को जो है माप करता है, मेज़र करता है। ये वो महंगाई होती है जिसे उपभोक्ता वास्तव में, जिसे हम और आप महसूस करते हैं कि हमें जो है मार्केट में आके जो एक जो है रिटेलर से होते हुए हमें जो है ठेले वाले के पास कितने दाम में हमें जो है वास्तव में कोई भी सब्जी या फिर कोई भी वस्तु मिल रहा है, ये वो जो है मुद्रास्फीति होती है। इसमें क्या होता है, फूड, क्रूड ऑयल, सभी प्रकार के जो है वस्तुएं और सेवाएं इसमें जो है शामिल होती हैं। क्योंकि इसमें इसलिए शामिल इसको किया जाता है क्योंकि जो फूड एंड क्रूड ऑयल वगैरह के जो इन्फ्लेशन होते हैं और मूल्य होते हैं, ये हमेशा उतरते चढ़ते रहते हैं, हमेशा इनमें वोलेटाइल होता है, कभी नीचे कभी ऊपर। तो अगर उपभोक्ता के स्तर पे हमें समझना है कि उन्हें किस दाम पे जो है कोई भी सामान मिल रहा है, तो हम हेडलाइन जो है इन्फ्लेशन की बात करेंगे। लेकिन इन्हें जो है पॉलिसी बनाने में कम यूज किया जाता है। क्यों? क्योंकि ये हमेशा बदलते रहेंगे, तो हमें पॉलिसी बनाने में दिक्कत होती है। उपभोक्ता सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट इसलिए है क्योंकि उपभोक्ता राजा होता है, वही मेन है, क्योंकि वही उसी के लिए तो सारा काम हो रहा है, सारा तामझाम हो रहा है, कोर्स हो रहा है, सारा प्रोडक्शन हो रहा है, सारा निवेश हो रहा है। क्योंकि कंजप्शन नहीं होगा तो कोई जो है उत्साही नहीं रहेगा। इसी प्रकार से हम एक अगला जो है कॉन्सेप्ट देखते हैं, कोर इन्फ्लेशन क्या होता है, यानी कि केंद्रीय मुद्रास्फीति। कोर इन्फ्लेशन में हम फूड एंड जो ईंधन होता है यानी क्रूड ऑयल और जो प्रसंस्कृत खाद्य मतलब कि फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री वाली जो प्रोडक्ट होते हैं, उनको जो है हम इनमें जो है लगातार परिवर्तन होता रहता है, तो इनको शामिल नहीं करते हैं। जो चीज़ वोलेटाइल है उसको हम बाहर कर देते हैं, बाकी जिनमें स्थिरता लगभग दिखती है तो उनको हम इसमें शामिल करते हैं। क्योंकि हमें अगर कोई भी पॉलिसी बनानी है तो हमें दीर्घकालिक बनानी है, तो उस तरह की मुद्रास्फीति की गणना के लिए हम कोर इन्फ्लेशन का यूज करते हैं, जो कि सामान्य कीमत स्तर में जो है दीर्घकालिक प्रवृत्ति को दिखाता है। उसी प्रकार से जो है यदि बात करें कि अब हम बात करेंगे मुद्रास्फीति के कारण क्या क्या हैं। मुद्रास्फीति के कारण में यदि देखें तो पॉलिसी पैरालिसिस जो है हो सकती है, पर जैसे कि सही टाइम पे गवर्नमेंट जो है निर्णय ना ले कि कैसा जो है इंफ्रास्ट्रक्चर क्रिएट करना है, किस प्रकार की जो है पॉलिसी बनानी है। बहुत सारी चीज़ें हैं इस तरह, जैसे जो है देखने को मिलता है कि कंटेनर की कमी हो जाती है, यदि हमें निर्यात करना है तो कंटेनर की कमी हो गई है। बहुत सारे जो है जो बफर स्टॉक हैं उनकी जो कमी है, उनको जो नहीं बनाया गया है, घोटाले बहुत ज़्यादा हो चुके हैं। तो ये जो सारी चीज़ें हैं, घोटाले वगैरह होना, निवेश ना होना,
जो लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति खराब होना, तो ऐसे में ये बताता है कि जो है पॉलिसी पैरालिसिस हो गई है, जिसके कारण जो है महंगाई बढ़ रही है। गवर्नमेंट कंट्रोल नहीं कर पा रही है। गवर्नमेंट ने बहुत ज़्यादा पैसा इंजेक्ट कर दिया है जो है बेवजह के खर्च में, जैसे कि सब्सिडी या फिर कर्ज माफ़ी, या फिर जो है जो चुनाव वगैरह में बहुत ज़्यादा पैसा डाल दिया जाता है जो है अपनी पार्टी को जिताने के लिए। ये जो चीज़ें हैं पॉलिसी पैरालिसिस को बताती हैं। निवेश ना आना भी सबसे बड़ी जो है दिक्कत हो जाती है, क्योंकि यदि निवेश नहीं आ रहा है देश में, तो जो लोगों की, क्योंकि लोगों को प्रोडक्ट जो है पूंजी की आवश्यकता होती है। यदि उनको जो है इंफ्रास्ट्रक्चर क्रिएट करना हो, प्रोडक्शन करना हो, तो उन्हें जो है जल्द से जल्द पूंजी की आवश्यकता होती है। यदि जो है निवेश नहीं हो रहा है, यदि आरबीआई जो है सही समय पे पैसा नहीं दे रही है, उनके जो मॉनेटरी पॉलिसी है वो जो है बहुत ज़्यादा महंगे हैं, तो इसके कारण जो है कोई जो निवेशक हैं वो पैसा लेने के लिए तैयार ही नहीं, क्योंकि उन्हें ब्याज इंटरेस्ट रेट बहुत ज़्यादा देना पड़ेगा ऐसे में। तो ये जो है कह सकते हैं कि और इसी प्रकार देख सकते हैं संस्थागत अदक्षता भी हो सकती है। इंस्टीट्यूशन सही से काम नहीं कर पा रहे हैं, सही से साइंस एंड टेक पे काम नहीं किया जा रहा है, पिछड़ी तकनीक अभी भी यूज की जा रही है, जो है कोल्ड स्टोरेज नहीं बनाए गए हैं, सामान बर्बाद हो रहा है, तो ये भी जो है उसके कारण हो सकती है। इसी प्रकार से हम देखते हैं कि हमारी जो कृषि क्षेत्र है उसका पिछड़ा होना भी बहुत बड़ा कारण है, क्योंकि हमारी जिस तरह से जनसंख्या बढ़ती जा रही है, मांग बढ़ती जा रही है फूड वगैरह की, फूड प्रोडक्ट्स की, तमाम वस्तुओं की, लेकिन जो हमारा कृषि क्षेत्र है वो अभी भी पिछड़ा हुआ है। वो उसी तरीके से जो है खेती कर रहा है, नई टेक्नोलॉजी यूज नहीं कर रहा है। तो जो यील्ड है जो कृषि क्षेत्र में, उसको जो है बढ़ाने की ज़रूरत है। तो ये ऐसा ना होने की वजह से भी जो है इन्फ्लेशन बढ़ने का खतरा रहता है। इसी प्रकार से हम देखते हैं सिंचाई सुविधा का विस्तार ना होना, और तमाम इस तरह की जो है नई नई चीज़ें हैं, जो पैन मार्केट ना होना है। लोग अपने जो किसान होते हैं अपने सामान को जो है लोकल मंडी में ही बेच देते हैं, तो ऐसे में जो है सस्ता ही उनको बेचना पड़ता है। यदि पैन मार्केट हो जाए, वो अपने सामान को पूरे इंडिया में कहीं भी बेच सके, तो भी जो है मुद्रास्फीति को कंट्रोल किया जा सकता है, क्योंकि कंज्यूमर को जो है एक औसत जो है लेवल पे जो है प्राइस पे मिलेगा उनको सामान। ऐसे में जिस राज्य में ज़्यादा प्रोडक्शन होता है उस राज्य में तो वहाँ पे प्राइस कम होते हैं, लेकिन वही सामान जो जिस राज्य में प्रोडक्शन कम हुआ वहाँ पे जो है बहुत उच्च स्तर पे होता है। जैसे दिल्ली वगैरह में जो है यदि सही टाइम पे सप्लाई नहीं हो रही है, वहाँ पे जो है हाई रेट पे जो है सामान बिकते हैं। इसी प्रकार से हम देख सकते हैं कि काला बाजारी पे बहुत बड़ा एक कारण है। जो होर्डिंग कर ली जाती है, काला बाजारी की जाती है, फिर कैप्चर कर लिया जाता है मार्केट को। जब जो है सस्ते दाम होते हैं तो जो है होर्डिंग कर लेते हैं, उसके बाद जब प्राइस जो है शॉर्ट अप चले जाते हैं, बहुत तेज़ी से ऊपर उठने लगते हैं, तो धीरे धीरे जो है रिलीज करने लगते हैं। तो ये जो है गलत तरीका है कि होर्डिंग कर लेना। इससे सबसे ज़्यादा असर कंज्यूमर पे पड़ता है, क्योंकि उन्होंने सामान को तो सस्ता खरीद के रखा हुआ था, लेकिन जिस तरीके से वो महंगे दाम पे 3 गुना 4 गुना दाम पे बेचते हैं, तो उनको तो मार्जिन हो जाता है, लेकिन कंज्यूमर को सबसे ज़्यादा नुकसान होता है। और पूरे अगर भारत में देखा जाए तो जो सबसे बड़ा जो मिडल मैन है, जो हमारा जो बीच का स्तर के लोग हैं, जिनकी एक फिक्स जो है आय होती है, वो लोग कंजप्शन पे जो है सबसे ज़्यादा उन्हीं को नुकसान होता है। तो इस तरह जो है देख सकते हैं। और जो अवसंरचना में बॉटलनेक भी बहुत बड़ी दिक्कत है, क्योंकि रोड, बंदरगाह, रेलवे, इन सब का यदि विस्तार रुका हुआ है, अभी तो वर्तमान में काम बहुत किया जा रहा है और अभी किया जाना भी बहुत ज़्यादा जो है अभी जो है पॉलिसीज़ हो रही हैं, लेकिन ये भी बहुत बड़ा कारण है। जैसे कि यदि हम आपको बात करें, जो हमारा सिलीगुड़ी कॉरिडोर है, हम जो नॉर्थ ईस्ट को कनेक्ट करने के लिए हमारा केवल वही एक चिकन नेक कॉरिडोर है, जो मुर्गे की गर्दन के बराबर एक रास्ता है। हमारे पास नॉर्थ ईस्ट को अपने मेनलैंड होम से कनेक्ट करने का कोई और रास्ता नहीं है। यदि हमें वहाँ तक पहुँचना है तो बहुत लंबा रास्ता तय करना पड़ता है। यदि बहुत जो है फास्ट अगर जाना हो तो हमारे पास कोई जो है विकल्प नहीं है। तो ये एक तरीके से बॉटलनेक का काम करता है। इसी प्रकार से हम देख सकते हैं कि यदि किसी साल जो है वस्तुओं की बर्बादी हो जाए, ये कोल्ड स्टोरेज की वजह से भी हो सकता है। जैसे कि मंडियों में जो है जो अनाज जो है एफसीआई के तहत खरीदा जाता है गवर्नमेंट के द्वारा,
वो जो है सही से जो है उसके रख रखाव की व्यवस्था ना होने की वजह से बारिश हो जाने पर वो सड़ जाते हैं वहीं पर, उनके सही से जो है रख रखाव की व्यवस्था ना होना। इसी प्रकार से किसी साल मानसून यदि खराब हो जाए, प्रोडक्शन जो ही कम हो जाए, जैसे कि एग्रीकल्चर में जैसे उस साल जो है अनाज उत्पादन ही कम हो जाए तो भी जो है उस साल जो है फूड के जो है दाम है वो बढ़ जाएंगे। इसी प्रकार से जमाखोरी भी है, जमाखोरी की वजह से। और एक कारण देख सकते हैं, निर्माताओं द्वारा कार्टेल बनाया जा रहा है इस समय। जैसे कि नितिन गडकरी ने कहा कि सीमेंट और स्टील की कीमतों में लगातार बढ़ोतरी हो रही है। क्योंकि ये जो इसके प्रोड्यूसर्स हैं वो लगातार कार्टेल बना लिए हैं कि हम इसी दाम पे इससे नीचे बेचेंगे नहीं। तो वो उन्होंने आपस में समझौता कर लिया कि हम सब इसी दाम पे बेचेंगे और इसको ऐसे बढ़ाते रहेंगे। तो उन्होंने कार्टेल बनाने की वजह से जो है कीमतों में लगातार बढ़ोतरी हो रही है, जिसके कारण हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट जो है महंगा हो रहा है लगातार। एक और देख सकते हैं आयातित महंगाई। आयातित महंगाई वो होती है कि जब कोई देश किसी वस्तु के आयात पे बहुत अधिक निर्भर होता है तो अंतर्राष्ट्रीय मूल्य जब बढ़ता है, विनिमय दर ह्रास होता है, हमारे पास यदि बीओपी जो है संकट होता है, बैलेंस ऑफ पेमेंट संकट होता है, ये जो सारी चीज़ें हैं, तब हमें जो सामान हम खरीद रहे हैं यदि वो उसी साइड से महंगा आएगा तो हमारे देश में भी वो महंगा पड़ेगा और जो कंज्यूमर हैं उसको उनके लिए भी महंगा पड़ेगा। जैसे कि 2019 और 20 में कच्चे तेल का जो मूल्य बढ़ रहा है वो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे जो ओपेक के द्वारा ही बढ़ाया गया है, वो क्योंकि वो उसको कंट्रोल करती है कब उनको बढ़ाना है कब उनको घटाना है। यदि उसी साइड से यदि महंगा सामान आए तो इसको कहते हैं आयातित महंगाई। यदि एक और कॉन्सेप्ट की बात करें, डिफ्लेशन क्या होता है? अपस्फीति यानी संकुचन। जब इंफ्रास्ट्रक्चर की जो मुद्रास्फीति की रेट है, इन्फ्लेशन की रेट है, वो लेस देन 0% हो जाए, यानी कि वो नकारात्मक चली जाए, यानी कि उसकी जो ग्रोथ है ना -1, -1.2 इस तरह की हो जाए, तो ये मंदी के साथ हमेशा जुड़ा होता है। ये सबसे खतरनाक स्थिति होती है। यहाँ पे आर्थिक जो ग्रोथ होती है वो ऋणात्मक चली जाती है। यहाँ पे आय भी कम हो जाती है, मांग खत्म हो जाती है, उत्पादन डिक्रीज हो जाता है और इकोनॉमी की ग्रोथ रेट भी डिक्रीज हो जाती है। लोगों के पास जो है मांग करने के लिए पैसा ही नहीं रहता, क्योंकि सारा चीज़ बंद रहता है, तो लोग प्रोडक्शन भी नहीं करते हैं। तो ये जो है हमेशा उत्पादक को हतोत्साहित करता है कि वो पहले जैसे जो है प्रोडक्शन ना करे, पहले जैसे की अवस्था में वो फिर उत्पादन नहीं करता है। ऐसे में एक अर्थव्यवस्था में अपस्फीति का अनुभव होता है। व्यवसाय और उपभोक्ताओं द्वारा उत्पादों को खरीदने की मांग कम हो जाती है। क्योंकि वो जो है इंतजार करते हैं कि हो सकता हो और सस्ता हो और सस्ता हो, इसलिए वो खरीदते नहीं हैं। वो आशा करते रहते हैं कि जैसे जैसे और कीमत में गिरावट होती रहेगी तो उन्हें कम भुगतान करना पड़ेगा। तो ये जो है सप्लायर्स को बहुत बुरी तरह से जो है प्रभावित करता है। और जो है अपस्फीति जैसे जैसे जो है बढ़ती जाती है, जैसे जैसे माइनस ग्रोथ बढ़ती जाएगी, बेरोजगारी भी बढ़ती जाएगी। तो ये स्थिति एक तरीके से स्टैगफ्लेशन को ले आने वाली स्थिति होती है। क्योंकि ऐसे में जो है और इसका प्रभाव यदि हम देखें तो जो ऋण का वापस आना, जिन लोगों ने लोन लिया हुआ है अपनी जो है इन्वेस्ट करने के लिए, अपने प्रोडक्शन को बढ़ाने के लिए, वो लोग भी जो है वो लोन भी वापस आने का खतरा होता है कि जो क्योंकि उनका प्रोडक्शन बढ़ नहीं रहा है, मार्जिन हो नहीं रहा है, तो वो लोग प्रोडक्शन कैसे करेंगे। तो ऐसे में उन लोन का वापस आना भी जो है दिक्कत हो जाता है। ऐसे में जो डिफ़ॉल्ट होना, दिवालियापन होना, जो है एनपीए, जो बैंकों का एनपीए जो है लगातार बढ़ता जाता है, तो ये जो है बैंकों के लिए भी सबसे खतरनाक की स्थिति होती है। अब हम बात करेंगे कि अपस्फीति से निपटने के क्या क्या रास्ते हो सकते हैं। अपस्फीति से निपटने के रास्ते हो सकते हैं कि यदि गवर्नमेंट साइड से बात करें तो गवर्नमेंट जो है टैक्स में कटौती कर ले। जो है वो उन्होंने टैक्स लगाया हुआ है उसमें यदि कटौती कर लें तो उपभोक्ता और जो व्यवसायी होते हैं उनकी मांग जो है उनकी तरफ से मांग बढ़ने लगेगी। और जैसे कि हम जो है इनकम टैक्स की बात करें, क्योंकि उनका पैसा सेव होना चाहिए, निवेश करने के लिए उनके पास पैसा होना चाहिए, तो इनकम टैक्स में कटौती कर सकते हैं। इसी प्रकार से जो अवसंरचना प्रोजेक्ट्स होते हैं उन पे सरकारी खर्च को बढ़ाया जाना चाहिए, ताकि जो निजी निवेश है उसको वापस आने के लिए बूस्ट किया जा सके। और भी तरीके से जो है गवर्नमेंट पैसा इंजेक्ट कर सकती है, जैसे कि सब्सिडी के माध्यम से पैसा देना, ताकि बाज़ार में मांग बढ़े। सारा खेल मांग का ही है, जब मांग होगा तभी प्रोडक्शन होगा और तभी डिमांड एंड सप्लाई को मैच कराया जा सकता है।
इसी प्रकार से हम देख सकते हैं जैसे कि अभी गवर्नमेंट ने प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव प्रोग्राम लाया और तमाम तरीके से जो है एफपीओज और किसानों को क्रेडिट कार्ड स्कीम तमाम तरीके से लोन दिया जा रहा है सस्ते ब्याज दरों पे। तो इस तरह जो है हम देख सकते हैं। इसी प्रकार से यदि आरबीआई की बात करें, आरबीआई क्या कर सकता है, आरबीआई क्या करेगा कि ब्याज दरों को कम से कम रखेगा। ब्याज दर जब कम रहेंगे तो पूंजी की मांग को प्रोत्साहित कर पाएगा, लोग जो है लोन लेने के लिए आएंगे क्योंकि उनको कम ब्याज दर पे मिलेगा। जो रेपो रेट है, रिवर्स रेपो रेट है, एसएलआर और ये जो सारी चीज़ें हैं इनको जो है आरबीआई कम करके रखेगा। उसी प्रकार से यदि देखें कि गवर्नमेंट और क्या स्टेप्स ले सकती है, तो जो होर्डिंग्स वगैरह हो रही है, जमाखोरी वगैरह, उनको रोका जाए। इसी प्रकार से डिमांड एंड सप्लाई के लिए जो आपूर्ति होती है उनको बाधित ना होने दिया जाए, इंफ्रा पे काम किया जाए, ज़्यादा से ज़्यादा सब्सिडी प्रोवाइड की जाए। जहाँ पे कमी हो रही है हम उनको आयात जो है कर सकते हैं जिन वस्तुओं की, लेकिन निर्यात पे हमें पाबंदी लगानी चाहिए क्योंकि बहुत सारे जो ट्रेडर्स हैं वो लाभ कमाने के लिए अपने देश में नहीं, वो बाहर भेजें क्योंकि उनको ज़्यादा लाभ होगा। तो निर्यात पे प्रतिबंध लगा दिया जाए, बफर स्टॉक पे बहुत काम किया जाए ताकि खाद्य अनाजों की जो हम खरीद करते हैं उनको सुरक्षित रखा जाए। कोल्ड स्टोरेज की जो है व्यवस्था की जाए, छोटे छोटे जो गाँव में छोटे छोटे कोल्ड स्टोरेज उन्हें प्रोत्साहित किया जाए ताकि वो लोग अपना सस्ते जो है सामान को ना बेचे, ताकि किसानों को जो है हतोत्साहित वो भी ना हो, उनको भी जो है सही समय पे जब मार्केट में रिलीज करने का टाइम है तब वो लोग भी अपना जो है सामान भी, ताकि उनको अपने प्रोडक्शन का सही दाम मिल सके। जब प्रोडक्शन का सही दाम मिलेगा तो वो जो है उत्पादन के लिए उत्साहित होंगे। इसी प्रकार से यदि हम देखें कि फेयर प्राइस से जो है शॉप्स होती हैं जहाँ से जो है सस्ता अनाज मिलता है, तो वहाँ से गवर्नमेंट जो है फेयर प्राइस शॉप्स के माध्यम से गवर्नमेंट सस्ती सब्जियाँ, दूध, वस्तुएं आदि जो है सप्लाई कर सकती है। जैसे कि दिल्ली में सफल डेयरी, मदर डेयरी, तो कोविड टाइम इन्होंने जो है बहुत सक्सेस हुआ, ये इन्होंने सस्ता सामान लोगों को दिया। इसी प्रकार से जो है कैबिनेट कमेटी ऑन प्राइस जो है वो लगातार मूल्य स्थितियों पे अपना जो है नज़र बनाए रखे। राजकोषीय उपाय क्या कर सकते हैं, खाद्य वस्तुओं पे आयात शुल्कों को घटा सकते हैं ताकि हम वस्तुओं को आयात कर सकें। ये सब टेम्परेरी हैं, जो है परमानेंट के लिए हमें अपना खुद का प्रोडक्शन बढ़ाना होगा। उसी प्रकार से जो है फूड सिक्योरिटी एक्ट 2013 के तहत खाद्य वस्तुओं पे सब्सिडी प्रदान की जाए, जैसे जीरो स्लैब में डालना हो गया, अप्रत्यक्ष कर घटाना, बहुत सारा जो है जीएसटी हम समायोजन कर सकते हैं। कई वस्तुओं को जो है हम जीरो स्लैब में डाल सकते हैं ताकि उन पर कोई टैक्स ना लगे, जीरो टैक्स लगे, जीरो जीएसटी। इसेंशियल आइटम्स गुड्स में भी हम डाल सकते हैं। अगर हम प्रशासनिक उपायों की बात करें तो खाद्य वस्तुओं के निर्यात पर प्रतिबंध लगा सकते हैं, जमाखोरी को रोकना हो गया, जन औषधि केंद्रों पर सस्ती दवाएं, जेनरिक दवाएं हम उपलब्ध करा सकते हैं, निःशुल्क मेडिकल और स्वास्थ्य जो है सेवाएं जैसे कि आयुष्मान भारत हो गया, इस तरह की जो है सेवाएं उपलब्ध करा सकते हैं। मौद्रिक उपाय में रेपो रेट, बैंक रेट, इन सबको कम करके जो है कम कर सकते हैं। अन्य उपाय में यदि देखो तो राज्य भी आपस में आके जो है कॉपरेशन करके फलों और सब्जियों को मुक्त आवाजाही में जो है सपोर्ट कर सकते हैं, ताकि जो है जैसे जैसे जो है सप्लाई होगी तो जो है उनके दामों में कमी होगी। दालों के निर्यात पे हमें प्रतिबंध लगाना चाहिए क्योंकि ये फूड इन्फ्लेशन को बढ़ावा देता है। हम जो है यदि उनके निर्यात कर देंगे, हमारे यहाँ ऑलरेडी प्रोडक्शन कम रहता है, तो हम जो है उनके निर्यात पे प्रतिबंध लगाएंगे। प्याज वगैरह जो सब्जियां होती हैं इनके उस समय जो है हम इनको जो है इन पे आयात शुल्क को कम जीरो कर देंगे, हम बाहर से खरीदेंगे और इनके निर्यात पे प्रतिबंध लगा देंगे। भंडारण सीमा को अपने बढ़ाएंगे हम। यदि चुनौतियों की बात करें कि 2019 के अंत में अर्थव्यवस्था में महंगाई संबंधित क्या क्या चुनौतियां हैं, तो वैश्विक जो ग्लोबल स्तर पे कच्चे तेल के दाम लगातार इंक्रीज हो रहे हैं जो हमारे देश में जो है महंगाई को बढ़ा रहा है। रुपये का अवमूल्यन हो रहा है, यानी मूल्य ह्रास हो रहा है डॉलर की तुलना में। ऐसे में जो है मूल्य ह्रास होगा तो हमें नुकसान होता है। सरकार द्वारा दवाओं में जो उच्च एमएसपी रख देती है, ये भी बहुत बड़ा नुकसान होता है कि उच्च एमएसपी रख देना। उच्च एमएसपी रखने से जो है कुछ किसानों को बहुत अधिक जो है लाभ मिल जाता है, लेकिन इससे क्या होगा कि जब खरीद ही महंगी होगी, गवर्नमेंट जब खरीद महंगी करी या जो भी महंगा खरीदेगा तो फिर उसको बेचेगा भी महंगा, तो ऐसे में जो वहनीय स्तर जो है लोगों का घट जाता है। राजकोषीय घाटा को कम करने के लिए लक्ष्य जो है हमको बनाना होगा ताकि हमें जो है कम से कम कर्ज माफ़ी लेनी पड़े। कर्ज माफ़ी हमें जो है
एक जो है दुष्चक्र में फंसा देती है, इकोनॉमिक साइकिल में दिक्कतें पैदा कर देती है। बेवजह के खर्च को जो है कम करना होगा। इस प्रकार से यदि हम देख सकते हैं कि जो है किस प्रकार की जो जितनी भी महंगाई और ये सारे कॉन्सेप्ट हैं, हम देख सकते हैं। महंगाई के यदि कारक देखें तो एक मांग खिंचाव कारक होता है। मांग साइड से एक जो है यदि बहुत ज़्यादा मनी सप्लाई हो जाए तो उसको कहते हैं मांग खिंचाव कारक। उसी प्रकार से देखते हैं कॉस्ट पुश जो है क्या होता है। कॉस्ट पुश जो है कारक फैक्टर क्या होता है। जब किसी चीज़ के दाम ही बढ़ जाएं, जैसे कि तेल के दाम बढ़ रहे हैं, जब दाम ही जो बढ़ जाएं तो यदि लागत साइड से बढ़ोतरी हो जाए तो उसको जो है कॉस्ट पुश जो है फैक्टर कहते हैं। संरचनात्मक इन्फ्लेशन इसी प्रकार स्ट्रक्चरल इन्फ्लेशन होता है। यदि लगातार निरंतर महंगाई बढ़ रही हो तो उसको जो है संरचनात्मक यानी कि पॉलिसी पैरालिसिस है ही। ये जो है बॉटलनेक है, निवेश आ ही नहीं रहा है, इकोनॉमिक ग्रोथ ही मंदी में है, तो ये जो है सबसे बड़ी जो खतरनाक स्थिति को पैदा कर देता है। इसको कहते हैं स्ट्रक्चरल इन्फ्लेशन। तो मैंने इन्फ्लेशन के दोस्तों जो है पूरी जो कॉन्सेप्ट को क्लियर किया है इसमें इन्फ्लेशन से जुड़े हुए। उम्मीद है दोस्तों आपको जानकारी पसंद आई होगी। अगले वीडियो में हम जो है होलसेल प्राइस इंडेक्स और कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स की बात करेंगे कि ये क्या होता है। अगर वीडियो आपको पसंद आए तो प्लीज़ जो है वीडियो को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को दबाइए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए। उम्मीद है दोस्तों आपको ये जानकारी पसंद आई होगी। थैंक यू।